इस टाइम ट्रेवलिंग कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही पुराने जॉर्जिया को दिखाते हुए, जहाँ पर टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। सभी लोग तो पुराने तौर तरीके से ही रहा करते थे। अब हमें फॉरेस्ट के अंदर कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों पर से बहुत सारे गोल्ड ढूंढ कर लेकर आ रहे थे, जिन्हें कि उसे अपने सम्राट को वापस देना था। दरअसल इस समय जॉर्जिया के पहाड़ों पर काफी सारे सोने की भरमार होती है, जिन्हें कि सिर्फ कुछ ही सिपाही ढूंढ सकते थे। लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद उन सभी सिपाहियों के सामने एक अनजान आदमी आकर खड़ा हो जाता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि इस आदमी की पोशाक पूरी तरीके से मॉडर्न जमाने की होती है। उन सिपाहियों में से किसी को भी नहीं समझता कि आखिर ये कौन है और इसका पहनावा कैसा है। सिपाही तो पूछने लगे थे कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर तभी वो मॉडर्न आदमी बताता है कि मुझे पता है कि तुम सभी लोग गोल्ड लेकर जा रहे हो अपने सम्राट के लिए, इसीलिए अब भलाई इसी में होगी कि तुम लोग वो गोल्ड मुझे दे दो। सभी सैनिक इस बात से थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने राजा का गोल्ड इस तरीके से किसी को नहीं दे सकते। वो सारे सैनिक तो उस मॉडर्न आदमी से थोड़ा सा गुस्से में बात करने लगे थे। इसीलिए अंत में जाकर उस मॉडर्न आदमी ने अपने जैकेट में से 2 मशीन गन्स निकाल ली थी, जिसे कि उसने तुरंत ही फायर करके सारे सैनिकों को खत्म कर दिया। चौंकाने वाली बात ये होती है कि इस जमाने में मशीन गन्स का तो निर्माण हुआ ही नहीं था। आखिर इस आदमी के पास मशीन गन और हाईटेक गैजेट्स कैसे आए, ये तो हमें कुछ देर में पता चल ही जाएगा। उस अनजान आदमी ने तो सारे सैनिकों को मारकर उनके द्वारा लिए गए गोल्ड को चुरा लिया। अब ये पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है 1995 के वॉशिंगटन डीसी को दिखाते हुए, जहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल कमिटी बैठ रही थी। दरअसल उन सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर अपना व्यू रखना था, जिससे कि वो जल्द से जल्द सॉल्व करें। उस कमिटी के अंदर जॉर्ज नाम का एक नया मेंबर होता है, जो सभी को हैंस नाम के एक वैज्ञानिक के बारे में बता रहा था कि उस वैज्ञानिक ने बहुत सालों की मेहनत के बाद टाइम मशीन का निर्माण कर लिया है, लेकिन ये टाइम मशीन अभी तक उतनी अच्छी बनी नहीं है। दरअसल उसका यूज करके सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही जाया जा सकता है। फ्यूचर में जाने के लिए उस मशीन के अंदर और भी चेंजेस करने बाकी हैं। लेकिन जॉर्ज बता रहा था कि इस टाइम मशीन का होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर ये मशीन गलत हाथों में पड़ गई तब कोई भी पास्ट में जाकर कैसी भी चीजें चेंज कर सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये होती है कि अगर कुछ भी पास्ट में चेंज किया जाए तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर पे भी रिफ्लेक्ट करता है, और ऐसा भी हो सकता था कि पास्ट में एक गलती के कारण पूरी इंसानी सभ्यता ही खत्म हो जाए। इसीलिए अब जॉर्ज उन सभी लोगों से कहता है कि हमें एक दूसरी कमेटी बनानी चाहिए जो पूरी तरीके से पास्ट में जाने वाली इन सभी लोगों के ऊपर नजर रखे और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। हालांकि वहाँ पर बैन नाम का एक और मेंबर होता है जो जॉर्ज की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था। वो कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए हमें कोई कमेटी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पैसा भी लग सकता था, और अगर वो मशीन बन चुकी है तो उसे संभाल कर रखा जाए जिससे कि वो गलत हाथों में ना पड़े, तब तो हमें कमेटी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जॉर्ज ने उन सभी को बताया कि वो मशीन गलत हाथों में पड़ चुकी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले उनकी कमेटी को खबर मिली थी कि एक आदमी ने काफी सारे वेपन्स बाय किए हैं, और उसने तो डीलर को बहुत सारे गोल्ड्स दिए थे उन वेपन्स के बदले। जब उन गोल्ड की तलाशी की गई तब पता चला कि ये सारे गोल्ड तो कई साल पुराने हैं, और ऐसे प्रीमियम गोल्ड आज कभी नहीं मिलते। यानी कि इसका मतलब साफ साफ है कि मशीन किसी गलत हाथों में पड़ चुकी है और वो सब पास्ट में जाकर बहुत सारी चीजें चेंज कर रहे थे। इसीलिए ये कमेटी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इन छोटे छोटे टाइम ट्रेवलिंग वाले केसेस पर नजर रखेगी। हालांकि बैन और उसके साथ साथ कई सारे मेंबर्स जॉर्ज की इन बातों पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लग रहा था कि जॉर्ज सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर काम करके कोई मतलब नहीं। लेकिन एक दूसरा मेंबर होता है जो अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ था। वो जॉर्ज की बातों से एग्री कर रहा होता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में डाल देगा। अगर पास्ट चेंज हुआ तो इसका परिणाम काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अब इस पूरी कमेटी को बनाने के लिए काफी प्रेशर वाली सिचुएशन बनने लगी। लेकिन जॉर्ज जिस प्रॉब्लम के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा था शायद अब सभी को समझ में आ चुका है, और कमेटी उसके ऊपर जरूर वर्क करेगी। अब हमें एक बहुत ही बड़ा मॉल दिखाया जाता है जिसके अंदर लीसा नाम की एक लेडी किसी का वेट कर रही थी। लीसा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है, इसीलिए जो भी वहां से जा रहा था वो लीसा को घूरने लगता। अब अचानक लीसा एक आदमी के पास जाती है जो कह रहा था कि लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। लीसा तो डायरेक्टली उस आदमी से जाकर बहुत ही प्यार से गले लग जाती है। फिर बाद में हमें पता चला कि ये लीसा का हस्बैंड मैक्स था, जो कि अपनी ड्यूटी पूरी करके यहाँ पर मिलने आया होता है।
लिसा इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि मैक्स एक पुलिस ऑफिसर होता है और उसे बहुत ही कम समय मिलता था उसके साथ गुजारने के लिए। मैक्स अब लिसा से कहने लगा कि मुझे छुट्टी मिल चुकी है, इसीलिए मैं अब सारा टाइम तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लिसा तो अब मैक्स के साथ मॉल में घूमने लगी और काफी सारी शॉपिंग भी करने लगती है। तभी अचानक हमें एक चोर दिखाई देता है जो कि एक बूढ़ी औरत का पर्स लेकर वहां से भाग रहा था, लेकिन मैक्स ने तुरंत ही उस चोर को देख लिया और ठीक उसके सामने जाकर एक किक मार दी। हालांकि वो चोर को किक मारता नहीं बल्कि उसके सामने जाकर रोक देता है। वो चोर तो बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो पर्स वापस बूढ़ी औरत को लौटा देता है। मैक्स तो इसी तरीके की बहादुरी वाले काम हमेशा किया करता था और यही सारी बातें लिसा को अच्छी भी लगती हैं। लेकिन लिसा मैक्स से पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें जो प्रमोशन मिला है उसमें तुम्हें ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तुम मुझे छोड़कर जाते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैक्स तो इन सारी चीजों का अच्छे से जवाब नहीं देता और लिसा से कहता है कि फिलहाल के लिए मैं छुट्टी पर हुई, इसीलिए हमें आराम करना चाहिए। मैक्स ने अब उस मॉल के अंदर नोटिस किया कि स्टेयर्स के ऊपर दो आदमी मौजूद हैं जिन्होंने अजीब तरीके के कपड़े पहने थे और वो दोनों तो लगातार मैक्स को घूरते जा रहे होते हैं। मैक्स को अब उन दोनों के ऊपर शक होने लगा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर वहां से हटी वो दोनों आदमी वहां से गायब हो गए। मैक्स को बिल्कुल नहीं समझता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, पर अब वो सारी शॉपिंग करने के बाद लिसा के साथ अपने घर पर चला गया था। दोनों रात को काफी अच्छा समय बिताते हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और काफी तेजी से बिजली भी कड़क रही होती है। इन्हीं रीजंस की वजह से लिसा को नींद नहीं आ रही थी। मैक्स तो उसे बहुत जोर से पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला, लेकिन अब अचानक मैक्स को उसके सीनियर का एक कॉल आता है जो बता रहा था कि तुम्हारे एक साथी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इसीलिए अब उसकी जगह तुम्हें लेनी पड़ेगी। मैक्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं था अपने सीनियर की इस बात मानने के सिवाय, इसीलिए वो तुरंत अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और लिसा को बाय करता है। लिसा को इस बात से बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैक्स ने उसके साथ रुकने का वादा किया होता है, पर मैक्स लिसा को एश्योरिटी देता है कि इस बार भले ही मैं जा रहा हूँ लेकिन अगली बार से मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। दरअसल लिसा मैक्स को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती थी, लेकिन अब तो वो जा रहा है। मैक्स कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊंगा तो तुम मुझे पूरी बात बता देना, इसीलिए अब मैक्स तुरंत ही अपने घर से कॉस्ट्यूम पहनकर निकलने लगता है। तभी अचानक मैक्स के ऊपर किसी अनजान आदमी ने हमला कर दिया था। वो मैक्स को लगातार मारते जा रहे थे और अब वो गन निकालकर उसे पूरी तरीके से शूट कर देते हैं। बाद में रिवील हुआ कि ये दोनों तो वही अनजान आदमी थे जो कि मॉल के अंदर मैक्स को घूर रहे होते हैं। उन दोनों ने तो मैक्स को बुरी तरीके से घायल कर दिया था और अब वो अनजान आदमी डायरेक्टली घर के अंदर घुस गए जो कि लिसा को पकड़ने लग जाते हैं। लिसा तो मदद के लिए जोरों से चिल्ला रही थी, लेकिन तभी हमें पता चला कि मैक्स मरा नहीं है, बल्कि उसने तो अपने बॉडी के ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे जिससे कि उसे गोलियों का कुछ असर नहीं होता। हालांकि मैक्स काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है, फिर भी वो उठ रहा था अपनी वाइफ लिसा को बचाने के लिए, पर वो जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता घर के अंदर एक बड़ा सा धमाका हुआ। इस धमाके के अंदर उसका घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब मैक्स को ये पूरा भरोसा हो गया था कि इस धमाके में लिसा तो नहीं बचने वाली, यानी कि अब मैक्स ने अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ को खो दिया है। मैक्स तो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। अब हमें यहाँ पर 1999 का समय दिखाया जाता है जब वॉल स्ट्रीट में स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गया था। चारों तरफ बहुत ही ज्यादा तनाव का माहौल होता है क्योंकि कई सारे लोग सड़क पर आ चुके थे। ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अपने पूरे पैसे हारने के बाद सुसाइड भी कर लिया था। सारे लोगों की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छी तरीके से की जा रही थी। अब हमें यहाँ पर लियोन नाम का एक ट्रेडर दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में आकर सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा था। हमें यहाँ पर एक बात पता चलती है कि लियोन भविष्य से आया है, यानी कि वो 2004 से आया था यहाँ पर कुछ चेंजेस करने के लिए। लियोन ने तो सारे मार्केट लिस्ट निकाली और कई सारी कंपनियों उसके शेयर देखने लगा। लियोन को पहले से ही पता होता है कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में इतनी ग्रो करने वाली है, इसीलिए अब लियोन ने एक ऐसी कंपनी को चुना जो कि फ्यूचर में काफी ज्यादा आगे बढ़ेगी। वो तुरंत ही एक दूसरे ट्रेडिंग फर्म को कॉल करता है और कहता है कि तुम इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स खरीद लो। हालांकि कंपनी वाले कह रहे थे कि आखिर ये कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉस में है, तो फिर हम इसके शेयर्स खरीद कर क्या करेंगे। लियोन ने उन सभी को समझाया कि भले ही ये लॉस में है, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर ये सबसे बेस्ट कंपनी बन जाएगी और इसके एक शेयर का प्राइस 100 गुना हो जाएगा। दरअसल ये सारी चीजें लियोन किसी के कहने पर कर रहा था, जिसने कि लियोन को 2004 से पास्ट वाले समय में भेजा है। लियोन इस बात से बहुत ही
ज्यादा खुश हो रहा था कि आखिरकार उसका प्लान अच्छे से कामयाब हो रहा है। पर तभी हमें उस रूम के अंदर एक अजीब तरीके का पोर्टल ओपन होता हुआ दिखाई दिया। ताज्जुब की बात यह होती है कि इस पोर्टल के अंदर से मैक्स निकलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर था। मैक्स तुरंत ही लियोन के सामने आकर पूछ रहा था कि आखिर तुमने हम सभी को धोखा क्यों दिया और तुम्हें प्रेजेंट टाइम से पास्ट में किसने भेजा है। लियोन कह रहा था कि जब तक मैं ये तुम्हें बताऊंगा तुम मर चुके होगे। लियोन ने अपनी जान बचाने के लिए वहां पर मौजूद एक बटन को दबा दिया, जिससे कि दो खतरनाक बॉक्सर्स अंदर आ जाते हैं। उन दोनों ने अब मैक्स को घेर लिया था, जो लगातार उसके ऊपर वार करते जा रहे होते हैं। लेकिन मैक्स के पास भी अच्छी फाइटिंग स्किल्स थी। उसने सारे हमलों को रोकते हुए उन्हें पलटवार किया, जिससे कि वो बॉक्सर्स भी चौंक जा रहे थे। एक एक करके मैक्स ने उन दोनों बॉक्सर को चकमा दे दिया और उन्हें घायल कर दिया। हालांकि अब लियोन अपनी जान बचाने के लिए एक गन निकाल लेता है, जिससे कि वो लगातार मैक्स के ऊपर फायर करने लगा था। लेकिन मैक्स को पूरी तरीके से पता होता है कि ये सारी चीजें होने वाली थी और वो तुरंत ही एक टेबल के पीछे जाकर छुप गया। थोड़ी ही देर में लियोन की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए अब मैक्स लियोन के पास जाकर पूछ रहा था कि तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो तुम मुझे बता दो कि आखिरकार तुम्हें यहाँ किसने भेजा और तुम किसके लिए काम करते हो। तब जाकर लियोन बताता है कि मुझे 2004 की एरन नाम के एक कैंडिडेट ने भेजा था, जो कि हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट बनना चाहता है और उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने ये सारी चीजें करने के लिए कहा। दरअसल जिस कंपनी को लियोन ने कांटेक्ट किया था और वो सारी इंफॉर्मेशन दिए थे, वो एरन की ही कंपनी होती है, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो सके। और ये सारी बातें सुनने के बाद मैक्स तो कहता है कि तुम एक अपराधी हो, तुमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ अपने टाइमलाइन में चलना होगा। हालांकि लियोन ये सारी चीजें करने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो अपने टाइमलाइन में वापस चला गया तो उसे सजा मिलेगी। इसीलिए वो जल्द से जल्द उस जगह से दूर भागने लगता है, जो कि बिल्डिंग की खिड़की से नीचे कूद गया था। मैक्स भी उसका पीछा करता है और वो भी नीचे से कूदकर तुरंत ही टाइम मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि सामने एक पोर्टल ओपन होने के बाद वो दोनों ट्रेवल करते हुए पहुंच गए थे 2004 में। मैक्स अब लियोन को जजेस के सामने लेकर जाता है, जो उसके किए गए क्राइम के बारे में बता रहे होते हैं। दरअसल उनके हिसाब से पास्ट में जाकर कोई भी चेंजेस करना एक बहुत ही बड़ा क्राइम था और इसके लिए लियोन को मौत की सजा दी जाती है। साथ ही साथ एरन नाम की उस कैंडिडेट पर कार्यवाही भी की जाएगी और उसे प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया जाएगा। अब सारी बातें रिकॉर्ड करने के बाद लियोन को उसके टाइमलाइन में वापस भेज दिया जाता है, जब वो ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। लियोन कुछ नहीं कर पाता इन सारी चीजों के बीच और अब वो एक कार के ऊपर गिरकर अपनी जान गंवा बैठता है। यानी कि लियोन को एक तरीके से उसकी सजा मिल ही गई। अब हमें यहाँ 2004 का ही सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर वो कमेटी फॉर्म कर ली गई थी, जिससे कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करने वालों के ऊपर नजर रखी जा सके। हमें पता चलता है कि मैक्स भी उसी कमेटी का मेंबर था, जो सबसे बेस्ट ऑफिसर बन चुका होता है, क्योंकि उसने लास्ट मिशन, जो कि लियोन का ही था, उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया होता है। इसीलिए सभी लोग मैक्स की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। मैक्स तो उस कमेटी का एक स्टार मेंबर बन चुका था। अब यहाँ जब मैक्स के मिशन के बारे में जॉर्ज को पता चलता है, जो उस कमेटी के हेड मेंबर्स में से एक था, तब वो अपने सारे लोगों के साथ मैक्स से मिलने चला आया था। उस हेड कमेटी के अंदर तो एरन भी होता है, जो ट्राई कर रहा था कि वो ही नया प्रेसिडेंट बने, और उसने ही लियोन को पास्ट में भेजा था वो सारे स्टॉक मार्केट के स्कैम करने के लिए। जॉर्ज एरन के साथ साथ सभी लोग मैक्स से मिलने चले आते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन मैक्स एरन को देखकर तुरंत ही समझ चुका था कि मुझे पता है कि ये सारी चीजें तुमने क्यों की है, तो मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझने की गलती मत करना। एरन कहता है कि अगर तुम्हें किसी के ऊपर शक है तो तुम उसे गिरफ्तार कर लो, तुम्हारे पास सिर्फ सबूत होने चाहिए। मैक्स ने तो एरन को एक शॉकिंग न्यूज दी कि उसने लियोन को जान से मार दिया है, क्योंकि वो इस पूरे स्कैम में शामिल था। एरन को जब ये पता चला तब वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ही लियोन को पास्ट में भेजा था, और अगर मैक्स को एरन के खिलाफ कोई भी सबूत मिल गया तब वो प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाएगा। इसीलिए अब एरन कहता है कि हमें ये कमेटी पूरी तरीके से बंद करनी होगी, क्योंकि हेड मेंबर्स के पास बिल्कुल भी फंडिंग बची ही नहीं है, और अगर फंडिंग नहीं होगी तो ये कमेटी, जो कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करके जाने वालों पर नजर रखती थी, उसे भी बंद करना होगा। दरअसल एरन ये सारी चीजें इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसके पास जो फंडिंग आने वाली थी वो पूरी तरीके से नहीं आई होती, और एरन को ऐसा लगने लगता है कि पास्ट में चेंजेस होने के कारण यहाँ उसके प्रेजेंट में भी रिजल्ट अलग ही मिल रहे थे। बात ये होती है कि मैक्स ने पास्ट में जाकर लियोन को मार दिया था, इसीलिए स्टॉक मार्केट का वो स्कैम कभी हुआ ही नहीं, और उस स्कैम के बाद जो पैसे एरन की कंपनी को मिलने वाले थे वो तो मिले ही नहीं। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में एरन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। एरन भी एक बहुत ही पावरफुल मेंबर था, इसीलिए जॉर्ज और बाकी लोगों को भी उसका डिसीजन मानना पड़ता है। मैक्स और बाकी सारे ऑफिसर्स काफी ज्यादा निराश हो गए, क्योंकि उनकी जॉब अब जाने वाली थी।
एरन तो अब डायरेक्टली अपने असिस्टेंट के साथ वहां से कहीं दूर चला जाता है। रास्ते में एरन अपने असिस्टेंट से पूछ रहा था कि आखिर हमें कितने पैसों की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल के लिए पास चेंज होने के कारण उनके पास जरा भी पैसे नहीं बचे थे। एरन तो अपना पूरा गुस्सा अपने असिस्टेंट के ऊपर निकालता है। उसने तो असिस्टेंट का सर कार के अंदर लड़ा दिया था। एरन के असिस्टेंट ने सारे कैलकुलेशन करके बताया कि हमें $50 मिलियन की जरूरत है, जो उसी कंपनी से आने वाले थे जिसके लिए हमने लियोन को पास्ट में भेजा था। पर अब मैक्स के पास चेंज कर देने के कारण हमारा प्रेजेंट भी चेंज हो गया और अब हमें वो सारे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। एरन इतना ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास अब जरा भी पैसे नहीं बचे जिससे कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वो सारी चीजें करा सके जो कि मैंडेटरी होती है। अब पूरा काम खत्म होने पर मैक्स के पास उसकी टीम का लीडर आ जाता है, जो कि पूरे डिपार्टमेंट का बॉस हुआ करता था, लेकिन साथ ही साथ वो लीडर मैक्स का एक अच्छा दोस्त भी होता है। लीडर ने मैक्स को एक सलाह दी कि तुम एरन से बिल्कुल भी पंगा मत लो, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो अपने पैसे हासिल करने के लिए किसी को भी मार सकता था। उसने तो लियोन को भी पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया, जो कि हमारे डिपार्टमेंट में काम करता था। इसीलिए अब मैक्स कहता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में से किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं कौन सा आदमी हमें धोखा दे सकता है। पर मैक्स का बॉस कह रहा था कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं धोखा दूंगा। मैक्स को ये सारी चीजें समझाने के बाद उसका बॉस वहां से चला जाता है। हालांकि उसने मैक्स को डिनर के लिए भी ऑफर किया, पर मैक्स पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, जिसने कि अपने बॉस को इस बात के लिए मना कर दिया था। मैक्स को पता होता है कि भले ही ये सारी चीजें कुछ भी हो जाएं, लेकिन वो एरन के खिलाफ सबूत जमा करके उसे फंसा कर ही रहेगा। मैक्स तो अब अपनी मरी हुई वाइफ लिसा की फोटोज निकालता है और उसे बड़े प्यार से देखने लगता है। वो एक समय पर सोच रहा था कि ये सारे पॉलिटिशियंस रूल तोड़कर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैं ये सारे रूल्स फॉलो करते हुए अपनी वाइफ को भी नहीं बचा पाया। इस बात का मैक्स को बहुत ही ज्यादा गिल्ट होता है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। फिलहाल के लिए मैक्स अपने घर पर चला जाता है और अपनी वाइफ की वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देखने लगता है, क्योंकि उसे अपनी वाइफ लिसा की काफी ज्यादा याद आ रही थी। अब थोड़ी ही देर के अंदर मैक्स अपने बेड के ऊपर सो जाता है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके घर के अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है और अब तो कुछ लोगों ने मैक्स के ऊपर हमला भी कर दिया, जिससे कि वो बचते हुए लगातार उनके ऊपर पलटवार कर रहा होता है। ये दो अनजान कातिल थे जिसे कि किसी ने भेजा था मैक्स की जान लेने के लिए, लेकिन मैक्स जिसने की बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग ली होती है, वो उन दोनों मर्डरर्स के साथ लड़ाई करने लगता है। मैक्स अकेले ही उन दोनों खतरनाक किलर्स को साथ में ही रोक ले रहा था। हालांकि वो एक कातिल को घायल करके दूसरे को पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है और आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। वो मर्डरर मैक्स को कुछ बता नहीं रहा था, पर तभी रियलाइज होता है कि मैक्स के पीछे से कोई उसे गन पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक और आदमी मौजूद है। वो आदमी गोली चलाता इससे पहले मैक्स ने दूसरे वाले कातिल को सामने रख दिया था, इसीलिए वो गोली डायरेक्टली आकर उस कातिल को ही लग जाती है, जिससे कि वो वहीं मारा गया। पर अब मैक्स उस दूसरे कातिल के साथ हाथापाई करने लगा था और उसे नीचे गिरा दे रहा था। उस जगह पर पानी की कैंस टूटने की वजह से चारों तरफ पानी फैल गया होता है, इसीलिए अब उस मर्डरर ने मैक्स को जान से मारने के लिए पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का झटका दे दिया था। पर मैक्स को तो इस बारे में अंदाजा हो जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही जंप करके किचन के ऊपर चला गया। वो पानी अब चारों तरफ फैलते हुए उसी किलर के पास चला जाता है, जिसे कि तुरंत ही एक झटका लगा और वो मारा गया। अब हमें उस जगह पर केसी नाम की एक दूसरी पुलिस ऑफिसर दिखाई जा रही थी, जो कि मैक्स के साथ उसके टीम में काम करती है। दरअसल आज की रात उसका काम मैक्स के साथ था, इसीलिए वो उसके घर पर चेक करने आई थी, लेकिन वो चारों तरफ देखकर एकदम चौंक जाती है कि आखिर ये सारे अनजान लोग कौन हैं जो मैक्स के घर पर उस पर हमला करने के लिए आए थे। मैक्स भी किसी को कुछ समझा नहीं सकता, लेकिन उन्हें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही होगी, इसीलिए अब मैक्स जल्द से जल्द केसी को लेकर अपने डिपार्टमेंट के अंदर आ गया था। मैक्स तो केसी को लेकर डायरेक्टली अपने लीडर के पास पहुंचता है और अपने बॉस से कहता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए अब किससे पूछकर केसी को तुमने मेरा पार्टनर बना दिया। मैं अकेले काम करता हूँ और हमेशा अकेले ही काम करूंगा। लेकिन मैक्स का बॉस कह रहा था कि तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए तुम्हें अपने मिशन में केसी को भी साथ में लेकर जाना पड़ेगा, जहां पर वो तुम्हारी सुरक्षा करेगी और यही मेरे ऑर्डर्स हैं और तुम्हें उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। मैक्स ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन अब मजबूरी के कारण उसे केसी को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। मैक्स और केसी तो अब अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टाइम मशीन के अंदर चले जाते हैं, जो कि ट्रेवल करते हुए पास्ट के समय में पहुंच चुके थे कुछ सालों पहले। इस समय में आने के बाद केसी को याद आता है कि कल उसका बर्थडे है,
पर मैक्स उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने पास्ट वाले वर्जन से कभी मत मिलना, क्योंकि इससे एक लूप क्रिएट हो जाएगा और फ्यूचर के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन केसी ने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि मुझे अपने पास्ट वाले वर्जन से मिलकर उसे बताना है, क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी। पर मैक्स इस बात के लिए केसी को फिर से मना करता रहता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। उसकी एक गलती कितने लोगों की जाने ले सकती है। अब यहाँ पर मैक्स और केसी एक फैक्ट्री की तरफ पहुंच गए थे जहाँ पर एरन मौजूद होता है। मैक्स और केसी तो अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे जहाँ पर उन्हें पूरी तरीके से एरन पर नजर रखना है। एरन तो उसी वैज्ञानिक के सामने मौजूद था जिसने की टाइम मशीन बनाई होती है, और ये उस कंपनी के लिए काम कर रहा था जिसमें कि एरन फिलहाल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। साइंटिस्ट एरन का जवाब देता है कि फिलहाल के लिए मुझे एक नया इन्वेस्टर मिल गया है और वो मुझे ज्यादा पैसा दे रहा है अपनी रिसर्च करने के लिए। इसीलिए अब उस वैज्ञानिक ने एरन को उसका चेक वापस लौटा दिया था, यानी कि वो उसके साथ काम नहीं कर सकता। एरन ने भी बिना कुछ सोचे समझे वो चेक वापस ले लिया था। पर तभी अचानक पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से तो फ्यूचर वाला एरन बाहर निकल रहा था। फ्यूचर वाला एरन तो अपने पास्ट वाले एरन के सामने आकर कहता है कि तुम इस वैज्ञानिक के ऑफर को रिजेक्ट मत करो, क्योंकि इसकी कंपनी आगे चलकर बहुत ही ज्यादा डेवलप करने वाली है, और अगर तुमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारा काफी बड़ा नुकसान होगा। जिसके बाद पास्ट वाला एरन वैज्ञानिक के पास जाकर ये चेक ही फाड़ देता है, जिससे कि ये पता ही ना चल सके कि वैज्ञानिक ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। पर अब ये सारी चीजें मैक्स और केसी देख रहे होते हैं, जिन्होंने तुरंत ही एरन के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया। पास्ट वाला एरन तो अपने आप और फ्यूचर वाले एरन को बचाने के लिए सभी आदमियों को यहाँ पर ला देता है, जिन्होंने अब मैक्स को घेर लिया था। मैक्स तो सीधा पॉइंट आउट कर देता है एरन के ऊपर, पर अब केसी पता नहीं क्यों एरन को मारने के बजाय जॉन के ऊपर पॉइंट आउट कर देती है। और यहाँ जाकर रिवील हुआ कि शुरुआत से ही केसी एरन के लिए काम करती थी, जो उन ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट में नजर रखने के लिए आई हुई होती है। मैक्स का फिर से एक बार भरोसा टूट जाता है, क्योंकि उसने बॉस को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता, और एक बार फिर से केसी ने उसे धोखा ही दे दिया। अचानक वहाँ पर गोलीबारी होने लगती है, जिससे कि केसी ने मैक्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। एरन के सारे गैंग मेंबर्स तो मैक्स के ऊपर फायर करते जा रहे होते हैं, जिससे कि वो बच रहा था। अगर एक भी गोली उसे लगी तो वो मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्यूचर वाला एरन दिखाया जाता है, जो अपने पास्ट वर्जन के पास जाकर फ्यूचर वाले एरन ने बताया कि जो जो चीजें इसमें मैंने लिखी हैं तुम्हें वही सारी चीजें करनी है, जिससे कि तुम्हें हमेशा सक्सेस से मिलेगी और तुम फ्यूचर में जाकर काफी बड़े इंसान बन जाओगे। ये सारी चीजें बताने के बाद फ्यूचर वाला एरन वहाँ पर पोर्टल ओपन कर लेता है, जिसकी मदद से वो अपने फ्यूचर वाले यानी कि करंट टाइमलाइन में वापस चले जाए। मैक्स भी अब एरन के पीछे जाने लगता है, लेकिन केसी तो लगातार उसे मारते जा रही थी। एरन तो नहीं समझ पा रहा था कि वो केसी जो कि उसकी पार्टनर थी उसे कैसे मारे। हालांकि अब केसी ने फ्यूचर वाले एरन को कहा कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मैं यहाँ पर अकेले रह के क्या करूंगी। तभी एरन ने हंसते हुए अपनी बंदूक निकाली और केसी को गोली मार दी। केसी तो उस समय में तुरंत ही मर जाती है। एरन जैसे ही टाइम मशीन के अंदर जाकर फ्यूचर में जाता, तभी मैक्स भी जंप लगाकर उस मशीन से कनेक्ट हो गया था, जिससे कि वो भी किसी भी तरीके से करंट टाइमलाइन में वापस आ जाता है। मैक्स को तो तुरंत ही उसका बॉस मिलता है, जो बता रहा था कि यहाँ की सारी टाइम मशीन को कोई ना कोई तो डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे ही मैक्स थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के बाद वहाँ से बाहर निकला, तभी वो नोटिस करता है कि इस कंपनी का नाम चेंज हो चुका है, जो कि एरन के नाम पर हो चुका था। मैक्स को तब जाकर रियलाइज होता है कि एरन ने जो जो पास्ट में चेंजेस किए थे, उस हिसाब से इस पूरी कंपनी का मालिक एरन बन चुका है और अब वो जो चाहे वो करेगा। मैक्स ने तो अपने बॉस को केसी के भी बारे में बताया कि वो मर चुकी है, लेकिन उसका बॉस कह रहा था कि कौन केसी, हम तो किसी भी केसी को नहीं जानते। मैक्स थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि अपने कंप्यूटर में केसी के बारे में इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलती, यानी कि पास्ट में केसी ने जो जो चीजें की हैं उसकी वजह से आज उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मैक्स और उसके बॉस दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि एरन ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि पूरी पॉसिबिलिटीज ही चेंज हो गई। दरअसल जब वो वैज्ञानिक पहली बार टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था, तब एरन और उसकी कंपनी वालों ने उसका प्रोटोटाइप पूरी तरीके से छुपा कर रख दिया। वो लोगों से कहते रहे कि टाइम मशीन कभी बन ही नहीं पाया, और उस समय से ही एरन और उसकी पूरी कंपनी टाइम मशीन का यूज करके पास्ट में जाकर चेंजेस करती रही। ये चेंजेस का रिजल्ट ये हुआ कि एरन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन के साथ साथ इस पूरी कंपनी का नया मालिक बन चुका था। मैक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और अब उसे पता था कि एरन को रोका नहीं गया तो वो इसी तरीके से पास्ट चेंज करता रहेगा। इसीलिए अब मैक्स डिसाइड करता है कि वो फिर से टाइम मशीन की मदद से पास्ट में जाएगा और एरन की सारी एक्टिविटीज के ऊपर पाबंदी लगाएगा। मैक्स का बॉस उसे बताता है कि इस पूरे मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिलहाल
फिलहाल के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही टाइम मशीन बची है जिसे कि एरन ने एक चैम्बर के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव फील्ड लगा कर रखा था। मैक्स अब किसी भी तरीके से सिक्योरिटी को चकमा देते हुए चैम्बर के अंदर घुस जाता है। इन सारी चीजों में उसका बॉस और कई सारे एम्प्लॉइज मैक्स की मदद कर रहे थे। मैक्स के बॉस ने तो कई सारे सोल्जर्स को मार दिया जिससे कि वो टाइम मशीन को प्रॉपरली एक्टिवेट कर सके। मैक्स तो टाइम मशीन के अंदर बैठकर तुरंत ही जल्द से जल्द पास्ट में पहुंच जाता है 1994 के समय में, जब ये टाइम मशीन की सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। मैक्स तो सीधा हॉस्पिटल में चला गया था किसी के पास जो काफी ज्यादा घायल हुई थी। मैक्स किसी को बताता है कि शायद एरन फ्यूचर में अपने प्लान में कामयाब हो चुका है और देखो तुमने उसका साथ दिया तो उसने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन अगर तुम एरन के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। केसी भी एरन की इन सारी बातों को समझ जाती है और एरन के खिलाफ विटनेस बनने के लिए तैयार हो जाती है। मैक्स ने केसी को ये भी बताया कि फ्यूचर में तुम्हारी कोई भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे ब्लड सैंपल्स और पूरे रिपोर्ट्स लेकर वहां जाऊं तो तुम्हारी जानकारी रिकवर की जा सकती थी। इसीलिए अब मैक्स तुरंत ही एक लेबोरेटरी में आ जाता है जहां पर केसी के ब्लड सैंपल्स मिल रहे थे। थोड़ी देर तक उस जगह पर ढूंढने के बाद मैक्स को उसकी वाइफ लीसा का भी ब्लड सैंपल मिल जाता है। लीसा का रिपोर्ट देखकर मैक्स चौंक गया क्योंकि लीसा प्रेग्नेंट थी। मैक्स इस बात को थोड़ा सा देखकर चौंक गया। वो तुरंत ही हॉस्पिटल में केसी के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पता चला कि एरन के लोगों ने केसी को जान से मार दिया है। एरन के लोग तुरंत ही उस जगह से कहीं दूर जा रहे थे। मैक्स तो अब चाह कर भी किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर वो इस टाइमलाइन में अपनी वाइफ लीसा को बचा ले तो शायद फ्यूचर चेंज हो सकता है। मैक्स तुरंत ही भागा हुआ उस मॉल में चला गया जहां पर लीसा उसी का वेट कर रही थी। लीसा के पास जाकर मैक्स उसे सारी बातें बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और आज तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की जान खतरे में है। लीसा को एक मोमेंट लगता है ये सारी चीजें समझने के लिए, इसीलिए फ्यूचर वाले मैक्स ने कहा कि मैं तुमसे घर पर मिलूंगा। अब घर पर आने के बाद फ्यूचर वाला मैक्स तुरंत ही लीसा से बात करता है और कहता है कि तुम प्रेजेंट वाले मैक्स को घर से बाहर मत निकलने देना क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। फ्यूचर वाला मैक्स को सारी बातें पता थी कि यहाँ पर एरन के लोग आने वाले हैं उसे मारने के लिए, इसीलिए वो चारों तरफ चौकन्ना हो गया और उन लोगों का वेट करने लगा। लीसा तो प्रेजेंट वाले मैक्स को घर से बाहर ही नहीं निकलने देती और उस फोन कॉल को अटेंड ही नहीं करती जिससे कि मैक्स को वापस काम पे बुलाया जा रहा था। पर अब अचानक वहां एरन के लोग आ जाते हैं जिससे कि फ्यूचर वाला मैक्स लड़ाई करने लगता है। वो एक एक करके सारे लोगों को जान से मारने लगा था क्योंकि यही लोग लीसा को भी मार देंगे। अब इतनी ज्यादा शोरगुल की आवाज सुनकर प्रेजेंट वाला मैक्स भी उसकी मदद करने चला जाता है। दोनों मिलकर एरन के लोगों को लगातार मारते जा रहे थे, लेकिन अब फॉरेस्ट के अंदर से एक बहुत ही बड़ा आदमी आता है जो एरन के लिए काम किया करता था। उसने तो फ्यूचर वाले मैक्स को काफी ज्यादा मारा और उसे घायल कर दिया, पर इन सारी चीजों में प्रेजेंट वाला मैक्स भी हेल्प करता है और वो दोनों मिलकर उस बड़े से आदमी को खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों मैक्स घर के अंदर गए तब पता चला कि एरन भी वहां पर आ चुका है जिसने कि लीसा को गन पॉइंट पर ले लिया था। एरन ने तो अब इस जगह पर बहुत ही बड़ा बॉम्ब लगा दिया था जो कुछ ही देर के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा। मैक्स एरन से विनती करता है कि तुम प्लीज लीसा को कुछ मत करना, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि एरन अपना मन बना चुका है लीसा को मारने के लिए। लेकिन वो ऐसा करता है इससे पहले मैक्स ने पुराने वाले एरन को टाइम मशीन से यहाँ पर बुला लिया था। फ्यूचर वाला एरन तो अपने पास्ट वाले रूप को देखकर एकदम चौंक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर लीसा तुरंत ही एरन को मारकर वहां से भाग जाती है। एरन ने अब वहां पर एक टाइम मशीन पोर्टल ओपन किया जिसमें कि वो लीसा को जान से मारकर उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन अब मैक्स तुरंत ही एरन के प्रेजेंट वाले रूप को उसकी तरफ फेंक देता है जिससे कि एक अजीब तरीके का टाइम लूप ओपन हो गया था, क्योंकि उस टाइम ट्रेवल की दुनिया में अगर पास्ट वाला और प्रेजेंट वाला रूप एक साथ आ जाए तो एक टाइम लूप ओपन हो जाता था जिसमें कि उस आदमी की पूरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। एरन के वो दोनों रूप एक दूसरे से कंबाइन होकर पूरी तरीके से नष्ट होने लगे थे। देखते ही देखते उनका एग्जिस्टेंस भी एकदम से नल हो जाता है। फ्यूचर वाला मैक्स तो घायल पड़ी हुई लीसा को उठाकर उसके प्रेजेंट वाले मैक्स के सामने रख दे रहा था क्योंकि बॉम्ब के कारण वो घर जल्द से जल्द ब्लास्ट होने वाला होता है। ये सारी चेंजेस करने के बाद मैक्स अब अपनी टाइमलाइन में वापस आ गया था। मैक्स जब कंपनी का नाम देखता है तो वो खुश हो गया क्योंकि ये एरन के नाम पर नहीं था, यानी कि पास्ट में की गई चेंजेस अब फ्यूचर में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। हालांकि मैक्स जब अपने बॉस के पास जाता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। मैक्स ने पूछा कि आखिरकार एरन का क्या हुआ। उसका बॉस बताता है कि 10 साल पहले पता नहीं एरन कहीं अचानक गायब हो गया और उसके बाद से ही एरन का कोई नामो निशान नहीं है। मैक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि उसके द्वारा किए गए सारी चीजें एकदम सही रिफ्लेक्ट हुई हैं। वो तो किसी को भी दिखता है जो अभी
अभी भी जिंदा है। जिसके बाद मैक्स केसी के पास जाकर उसे बता रहा था कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को एक और बार चांस देना चाहिए। केसी थोड़ा सा शॉक हो गई क्योंकि वो मैक्स को तो जानती ही नहीं। आखिरकार मैक्स उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे जानता है। लेकिन केसी ने मैक्स की इस एडवाइस को अपने दिमाग में रख लिया था, जिससे कि शायद अब उसका फ्यूचर भी एकदम अच्छा हो जाएगा। मैक्स तुरंत ही कार में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगा क्योंकि उसे अपनी वाइफ को देखना था। जैसे ही मैक्स अपने घर पर पहुंचता है तभी एक छोटा बच्चा मैक्स को डैडी कहते हुए उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। दरअसल ये मैक्स का बेटा होता है, जिसे कि मैक्स ने बहुत ही प्यार से अपने गले से लगा लिया था। थोड़ी देर में वहाँ लिसा भी आ जाती है जो कि जिंदा थी। मैक्स तो लिसा को इतने समय बाद देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया, यानी कि उसने सारी चीजें एकदम ठीक कर दी होती हैं। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी भी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।